ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम अपना 11th लेक्चर देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार मैं आपको उसकी समरी दे देती हूँ ताकि आज की क्लास से हम थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, देखो हमने पहली स्टेप पढ़ ली है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बता दिया था, फिर उसके बाद मैंने पहली और दूसरी स्टेप आपको बताई थी, जो कि था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए को पहचानना। दूसरा था आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए का पृथक्करण। तीसरा था आपका कटिंग ऑफ डीएनए, कट करते थे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से। ठीक है, उसके बाद था आपका डीएनए कट करने के बाद उसे हम अलग करते थे। अलग करने की मेथड थी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस द्वारा हम अपने वांछित डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए को क्या करते थे, अलग करते थे, अपना उसे छांट के निकाल लेते थे। छांटने वाली प्रोसेस थी वो। उसके बाद उसकी हम कई सारी फोटोकॉपी बनाते थे, जिसे हम कहते हैं पीसीआर मेथड के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया से हम क्या करते थे, उसकी कई सारी फोटोकॉपी बना लेते थे। अब उस कॉपी को हमें कहाँ चिपकाना था, वेक्टर पे चिपकाना था, और चिपकाने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन। ठीक है, पुनर्योजन हम कहते थे उसे। तो पुनर्योजन के दौरान हम वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ रहे थे, क्योंकि वेक्टर से चिपकाना है, संवाहक से चिपकाना है, तो संवाहक के बारे में जानकारियां होनी हमारे लिए ज़रूरी थी। तो हम वेक्टर के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। वेक्टर को मैं जानती हूँ, वेक्टर से रिलेटेड ये चौथा लेक्चर है आज, लेकिन वेक्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आपको इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वेक्टर खत्म हो जाए उसके बाद हमारे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलो, ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसकी एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊँ। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी। ठीक है, और एक 1 शॉट वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं पूरी प्रोसेस शॉर्ट में बता सकूं आपको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि वेक्टर की यानी कि संवाहक की 4 खासियत होनी चाहिए, 4 गुण होने चाहिए उसके पास। पहला गुण था आपका क्लोनिंग वेक्टर। एक मिनट, पहला गुण था क्लोनिंग वेक्टर, कि किसी वेक्टर को क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, यानी अपनी बहुत सारी कॉपी बनाना चाहिए उसे। ठीक है, अपनी बहुत सारी जो अपने आप को बनाना, प्रतिरूप बनाना चाहिए। कॉपी को कहते हैं प्रतिरूप, अपना बहुत सारा प्रतिरूप उसे बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात थी उसके पास ओराई होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ से वो प्रतिकृति बनने की शुरुआत कर सके, यानी अपना प्रतिरूप जहाँ से बना सके, वो वाली जगह उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था वो क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट उसके पास होनी चाहिए, क्लोनिंग स्थल जिसे आप हिंदी में कहते हो, क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। क्लोनिंग स्थल नहीं होगा तो जो आपका वांछित डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, वो आकर के चिपकेगा कहाँ, उसे चिपकने के लिए कोई जगह चाहिए। वो जगह है आपकी क्या है, क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग स्थल है। उसके बाद हमने देख रखा था सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर यानी वर्ण योग्य चिन्हक। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि वर्ण योग्य चिन्हक, मतलब अगर पुनर्नियोजन हो भी गया, अगर हमने वांछित डीएनए को इस पे चिपका भी दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा इस पे चिपका है कि नहीं चिपका है। हम देख के तो नहीं पता लगा सकते, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा मेथड हो जिसकी वजह से हम पता लगा पाए कि कौन सा हमारा वेक्टर पुनर्नियोजित हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, और कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि क्या होते हैं, जो कि प्रतिजैविक प्रतिबंध होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। 3-4 एंटीबायोटिक का नाम मैंने आपको बताया था उसके लिए रेजिस्टेंट, जैसे कि आपका केनामाइसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, केनामाइसिन प्रतिबंध आप बोल सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। किसका एग्जाम्पल था, सेलेक्टेबल मार्कर का। अब ये सारी चीज़ें कैसे हमें मदद करती हैं कि हम जो आपका पुनर्नियोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको हम अलग कर सके नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ये कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो आज हम समझेंगे। ठीक है, उसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी।
प्लाज्मिड के मैंने तीन एग्जाम्पल बताए हैं। एक है PBr322, एक है आपका PUC8 और नेक्स्ट है आपका TI प्लाज्मिड। तो हम PBr322 के माध्यम से ये समझने जा रहे हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, PBr322 को समझना। ओके, तो चलो रेडी हो जाओ और हेडिंग डाल लो PBr322। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग हमारी क्या है आज की? आज हम पढ़ने वाले हैं PBr322। ठीक है, PBr322 के बारे में, जो कि क्या है, एक तरह का प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का प्लाज्मिड वेक्टर है। अच्छा, इसका नाम कैसे पड़ा ये भी हम देख लेते हैं। P मतलब होता है प्लाज्मिड। P मतलब क्या है? P मतलब प्लाज्मिड। B एक साइंटिस्ट का नाम है B और R, जिन्होंने इस वेक्टर को बनाया था। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, यानी कि मानव निर्मित प्लाज्मिड है। ये किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, हमने इसे बनाया है। ठीक है, और ये पहला प्लाज्मिड है जो हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों ने नहीं, वो बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ठीक है, तो एक बार उनका नाम देख लो, उनको श्रेय देना जरूरी है। बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज, ये नाम ही ऐसे हैं इनके, क्या करें, याद करना पड़ेगा। बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, और ऐसे कई सारे उन्होंने बनाया था, लेकिन जो 322वां था ना, 322वां, कई सारे उन्होंने बनाए होंगे, सारे विफल हो गए होंगे। 322वें नंबर का जो उन्होंने बनाया था वो उनका सफल हुआ था, और उसी को हमने नाम दे दिया PBr322। P इसलिए क्योंकि वो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की तरह ही हमने बनाया है। जैसे किसी जीवाणु में प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में बहुत बार बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड होता है वही प्लाज्मिड उन्होंने वैसा ही बनाने का कोशिश किया, लेकिन खुद से बनाया, लैब में बनाया। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। और बनाया किन्होंने? बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, और ये 322वें नंबर का था। इसके पहले जो भी उन्होंने बनाए थे वो सारे विफल हो गए, यानी कि फेल हो गए थे। ठीक है, और ये जो था, ये एक अच्छा प्लाज्मिड निकल करके सामने आया था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें जानना है, इस पे सेलेक्टेबल मार्कर हम समझेंगे, इस पे क्लोनिंग साइट समझेंगे, पूरी प्रोसेस हम इस पे समझ लेंगे। ठीक है, और यही सब आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपको उसका डायग्राम भी याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं आपको याद करा दूंगी, चिंता मत करो। तो चलो उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये जो PBr322 है ना, इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये दिखता कैसा है। आप तब तक इसे नोट कर लो। ठीक है, आई होप आपने नोट कर भी लिया होगा। तो मैं इसे मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। PBr322 के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर उसको बनाते हैं, है ना। उसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। PBr, देखो P स्मॉल लेटर से लिखना, B कैपिटल लेटर, R कैपिटल लेटर, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। PBr322, इसमें लिखोगे इट इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, इट इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, यानी ये क्या है, यह मानव निर्मित प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे करके दिखाते थे, तो इसी को मैं बड़ा करके अभी बनाने जा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, इसी को क्या करके बनाने जा रही हूँ? बड़ा करके। एक बार मैं फिर से आपको वो प्रोसेस याद दिला दूँ जो हम काम कर रहे थे। देखो हम क्या कर रहे थे, कोई एक खुशदिल इंसान था। ठीक है, खुशदिल इंसान था जिसके बहुत सारे बाल थे। इसकी हमने पहले क्या निकाली थी? सेल निकाली थी, कोशिका। फिर सेल से हमने क्या निकाल लिया था? DNA। फिर DNA के टुकड़े करके हमने क्या निकाल लिया था? डिजायर्ड DNA निकाल लिया था। और इस डिजायर्ड DNA को हम कहाँ चिपकाने वाले हैं? वेक्टर पे। कहाँ चिपकाने वाले हैं? वेक्टर यानी संवाहक पे। और संवाहक क्या होता है? संवाहक होता है प्लाज्मिड। संवाहक प्लाज्मिड होता है।
और यहाँ पे कौन सा प्लाज्मिड हम इस्तेमाल करने वाले हैं, PBr322 नाम का प्लाज्मिड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी चल रही है, लेकिन हम प्लाज्मिड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, PBr322। कोई दिक्कत? ठीक है, यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। PBr322 से किसको चिपकाने जा रहे हैं, डिजायर्ड डीएनए यानी वांछित डीएनए को PBr322 नामक प्लाज्मिड से चिपकाने की प्रोसेस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो एक बार मैं इसका चित्र बना के आपको दिखाती हूँ, इसका डायग्राम PBr322 असल में कैसा दिखता है। हम शॉर्ट में तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन असल में कैसा दिखता है उसको देखते हैं। ठीक है, असल में कहाँ पे इसको काटना पड़ेगा जोड़ने के लिए ना। देखो, हमने डिजायर्ड डीएनए को काटा है, तो हमें इसे भी काट के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो इसे हम किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटें, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, यहीं पे एक बात आप लिख लो, यहीं पे लिख लो, ये वाला बना लो और यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन लिख लोगे आप। लाइन क्या लिखनी है कि जिस डिजायर्ड डीएनए को आप काट रहे हो, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए को मान लो आपने EcoR1 नामक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, तो अगर आपको इस डिजायर्ड डीएनए को इस प्लाज्मिड पे जोड़ना है तो प्लाज्मिड को भी EcoR1 से ही काटोगे। ठीक है, अगर मान लो, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ, अगर मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मैंने डिजायर्ड डीएनए का ये टुकड़ा लिया है और आपको प्लाज्मिड का ये टुकड़ा चाहिए, तभी जाके वो फिट होगा। फिट क्यों हो पाया, क्योंकि अच्छा मान लो मैं 2 मार्कर ले लेती हूँ। देखो, एक मिनट, अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं कर रहा, 1 मिनट रुक जाओ। फाइन, चलो हो जाएगा। चलो देखो, मान लो मैंने ये 2 क्या लिए हैं, मार्कर लिए हैं। ठीक है, ये मान लो आपका वो व्यक्ति है जिसके पास बालों वाला जीन है, और मान लेते हैं ये कैप क्या है, उसके बालों वाला जीन है। तो हमने इस जीन को काट करके अलग कर लिया, इससे काट करके हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो देखो, ये EcoR1 के द्वारा हमने काट के इसको अलग कर लिया। ठीक है, इसको अलग कर लिया। अब ये वाला मान लो प्लाज्मिड है, इसमें से भी हम कुछ पार्ट काट के अलग कर ले, और सेम टू सेम काटना पड़ेगा, तभी जाके ये दूसरा वाला पार्ट वहां पे क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हमने किसी दूसरे से इसको काटा, मान लो हमने इस मार्कर को लिया, इस मार्कर की कंपनी अलग है, तो हम इसे चिपकाना चाहेंगे तो देखो ये बंद नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा। मतलब कि हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, तभी जाके वो सटीक बैठेगा एक दूसरे से, तभी जाके वो अच्छे से चिपक पाएगा। जैसे मान लो ये ब्लैक वाले मार्कर पे अगर मैं ये ब्लू कैप चिपकाना चाहूँ तो चिपक जा रहा है अच्छे से, क्योंकि ये ब्लैक और ब्लू एक ही कंपनी के थे, एक ही कंपनी ने इसे बनाया था। तो सेम टू सेम अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन दोनों को काटेगा तो आराम से वो जाके चिपक जाएंगे, अदरवाइज उन्हें चिपकने में क्या होगी, दिक्कत होगी, उसे हम चिपका नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको डिजायर्ड डीएनए काटना है, तो आप अगर EcoR1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको प्लाज्मिड काटने के लिए भी EcoR1 ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसे काटने के लिए HindII ले रहे हो तो इसको भी काटने के लिए आपको HindII ही लेना पड़ेगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन से आप जो प्रतिबंधन एंजाइम से आप डिजायर्ड डीएनए यानी वांछित डीएनए को काटोगे, उसी से किसे काटना है, आपको प्लाज्मिड को काटना है। ये बात मैं आपको एक लाइन में लिखवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप भूल सकते हो इस बात को। चलो लिखते हैं इस लाइन को एक बार। ठीक है, चलो लिखते हैं एक बार। मेरे कैप सारे इधर उधर हो गए समझाने के चक्कर में। चलो देखो, जिस रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधन है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं हिंदी में भी लिख ले रही हूं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लिएज से, यहां पे लिख रहे हो दूसरी लाइन, वांछित डीएनए यानी कि डिजायर्ड डीएनए को काटेंगे उसी मैं इसको आर ही शॉर्ट में लिख रही हूँ अब, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से
प्लाज्मिड को भी काटना होगा ताकि लाइगेशन मतलब चिपकना, लाइगेशन हिंदी में भी इसे लाइगेशन ही कहते हैं, लाइगेशन मतलब चिपकना, ताकि लाइगेशन ठीक से हो सके, ठीक है। तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप डिजायर्ड डीएनए को काटोगे उसी से किसे काटना पड़ेगा, उसी से प्लाज्मिड को भी काटना पड़ेगा। तो यहां हम प्लाज्मिड कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, PBr322। तो इको R1 से वहां काटा था तो यहां भी इको R1 से काटना पड़ेगा, वहां किसी और एंडोन्यूक्लियस से काटते तो यहां भी किसी और से काटते, ठीक है। तो इतनी बातें लिख लो, फिर इसका हम डायग्राम देखते हैं। ओके चलो छापो इसे। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रही हूं, ठीक है। चलो चलो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड वगैरह में भी आता है, पूछा जाता है, और नीट में भी पूछा जाता है इसके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब नीट में डायग्राम बनाने तो नहीं देंगे, पर वो कुछ कुछ डायग्राम बना के गैप कर देंगे कि बताओ ये वाला कौन सी चीज़ था, ठीक है। चलो देखो PBr322 को चलो अच्छा सा गोला बना लो, बड़ा परफेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। चलो देखो दूसरा वाला भी परफेक्ट बन जा, हाँ चलो बहुत सुंदर गोला बनाया है मैंने, देखते हैं। ये आपका क्या है, जो हम ऐसा छोटा सा बना के दिखाते थे उसी को मैंने क्या कर दिया, बड़ा करके बनाया है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखते हैं। एक बार मैं डायग्राम बना रही हूँ, मेरे साथ साथ बना लो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। ये AMPR क्या है, AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी बातें लिखते जा रही हूँ। AMPR मतलब क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस यानी एम्पीसिलिन का प्रतिबंध, और एम्पीसिलिन का प्रतिबंध क्या था, एक तरह का सेलेक्टेबल मार्कर था। याद करो एम्पीसिलिन प्रतिबंध हमने क्या कहा था, सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होता है जिसे हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिबंध। टेट्रासाइक्लिन प्रतिजीवी के लिए ये प्लाज्मिड क्या है, प्रतिबंध है, ठीक है। अच्छा समझते हैं थोड़ी देर में। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, साइक्लिन रेजिस्टेंस, मैंने इसको आपको हिंदी में पिछले लेक्चर में लिखवा रखा है, तो मैं यहाँ ज़्यादा बार नहीं लिख रही है एक ही चीज़ को, ठीक है। अच्छा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एम्पीसिलिन इधर होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन इस साइड होना चाहिए, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक मिनट। ये होगा आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये होगा आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। देखो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर हैं। मैंने कहा था किसी प्लाज्मिड पे 4 बातें होनी चाहिए, ठीक है। वो चारों बातें आज मैं इस प्लाज्मिड पे आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। पहली बात उस पर क्या होना चाहिए था, पहली चीज तो हमने कही थी कि वो क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए था, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर वो होना चाहिए था, और उस पर क्या होना चाहिए था, ओराई होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे क्या बना दे रही हूँ, यहाँ पे मान लो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है ओराई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन की शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था उसके पास देखो एक ROP होना चाहिए, ठीक है। ROP क्या है वो हम देख रहे थे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं इधर बना लेती हूँ। बात ये है ना कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, आपको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा इधर बना रही हूँ, ठीक है। देखो वापस से वैसा ही गोला बन जाए, नहीं बना, एक बार और।
अरे यार क्या हो गया, एक ही बार बना था मुझसे गोला वो। रुक जाओ, ठीक है चलो बन गया। पहले वाला गोला ज़्यादा अच्छा था, खैर कोई बात नहीं। क्या हो रहा है? चलो ठीक है, मान लो गोला है, ठीक है मान लेना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने इसको कलर कर दिया था और मैंने कहा था ये क्या है, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओराई, मैं आपको बता चुकी हूँ इस बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बना दी थी, वो एक और चीज़ क्या है, वो दूसरी चीज़ है आपकी ROP, ठीक है। ROP का काम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ROP, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, यानी यह प्रतिरूप की संख्या को नियंत्रित करता है, यानी प्रतिरूप ऐसा थोड़ी है बनते जा रहे हैं, कोई तो उसको रोकने वाला भी होना चाहिए ना, तभी तो कहते हैं कि एक सेल का मान लो 10 प्रतिरूप बनाने की उसकी क्षमता है, 10 कॉपी बना सकता है, 100 कॉपी बना सकता है, कोई तो रोकने वाला चाहिए ना। तो ये ROP क्या है, रोकने वाला है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ROP का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ROP का फुल फॉर्म होता है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, ठीक है, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, कॉपी नंबर को रोकने का काम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना बन जाए, कोई कंट्रोल करने वाला हो इसे, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई सेलेक्टेबल मार्कर का क्या होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, वो बहुत सारा कॉपी बनाए। तो ठीक है, ROP प्रेजेंट है, मतलब ये बहुत सारा कॉपी बना रहा था, तभी नियंत्रित करने वाला है इसके पास, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा थी ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, प्रतिकृति बनने की शुरुआत होगी, ठीक है। तीसरी बात मैंने कहा था आपको सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन लगा दिए, वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है। चौथी बात मैंने आपसे कही थी कि क्लोनिंग साइट होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। तो चलो क्लोनिंग साइट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो ब्लू कलर के मार्कर से बनाऊंगी वो समझना क्या है, वो होगा क्लोनिंग साइट, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन पे 2 क्लोनिंग साइट होते हैं, ठीक है, 2 क्लोनिंग साइट होते हैं टेट्रासाइक्लिन पे, बाम H1 और दूसरा होता है आपका साल 1, ठीक है, साल 1 बाम H1। आप इसे याद कैसे रखोगे, ट्राई बनाना सैलड, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ट्राई बनाना सैलड, ये याद करने की उसकी ट्रिक है, ठीक है। मैं पूरा आपको चाहती हूँ ये फिगर याद रहे, इसलिए इसको डिटेल में बता रही हूँ। ट्राई बनाना सैलड, ये क्या है, ट्रिक है आपके लिए। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे 2 होते हैं, यहाँ पे भी एक होता है PST1 और दूसरा होता है PVU1। एक मिनट, PVU ही होता है, आई एम सॉरी, PVU1, ओके। अरे यार क्यों अच्छे से नहीं लिखा रहा, चलो PVU1। इसको कैसे याद रखोगे, PT टीचर, P और T दिख रहा है ना, PT टीचर कॉल्स PU एंड अमर, ठीक है। PT टीचर ने किसे बनाया, PU और अमर को बुलाया, AMR अमर, ऐसे आप याद कर लो यार, बस याद ही तो करना है। मैं चाहती हूँ आपको पता रहे कि एम्पिसिलिन पे कौन से आपके क्लोनिंग साइट है और टेट्रासाइक्लिन पे कौन से क्लोनिंग साइट है, बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक और देखते हैं, एक और यहाँ पे 3 क्लोनिंग साइट होते हैं। एक होता है आपका इको R1 जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दूसरा होता है आपका CLA1 और तीसरा होता है आपका हिंद 3।
ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? क्लास फर्स्ट हिंदी मीडियम के बच्चे, सॉरी क्लास फर्स्ट ई सेक्शन के बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लास फर्स्ट ई सेक्शन के बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आप साथ में याद रखोगे, इन दोनों को साथ में रखोगे, इन दोनों को साथ में रखोगे। और अच्छा, यहाँ पे हिंद, खाली ये हिंद जो है वही आपका 2 है, बाकी सब आपको 1 दिख रहा होगा। और आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा याद करनी है, इस ROP में एक PVU 2 है, ठीक है, इसको आप एक्स्ट्रा याद कर लेना। हमें किसी भी तरह से याद करना है इसे, ठीक है। हमें कौन सी जगह क्या प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसका फिगर बहुत अच्छे से बना लेना, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो इसको रंग देते हैं थोड़ा सा, आप भी इसको अच्छे से कलरफुल बना लेना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे रंगों से दे रखा है, पर मेरे पास 2 ही 3 रंग है, क्या करें, ठीक है। चलो अच्छा, इतनी बातें हो गई, चलो अब समझते हैं इसे काम क्या है। देखो, पहली बात, किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के पास 4 चीज़ें होनी चाहिए थी, मैंने आपसे कहा था। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए थी? क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए था। वो ये क्लोनिंग वेक्टर है क्योंकि हम इसके पास क्या है, ROP है, मतलब कॉपी नंबर को कंट्रोल करने वाली चीज़ है। जब कोई चीज़ असीमित होती है तभी हम कंट्रोल करने वाली चीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो ROP क्या है? कंट्रोल करने वाला है, यानी कि कॉपी नंबर उसका बहुत ज़्यादा था, प्रतिरूप की संख्या बनाने वाला उसके पास बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात मैंने कहा था ओराई चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन चाहिए, तो आपको यहाँ ओराई दिख रहा है, ठीक है। यहीं से क्या होती है? प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है। तीसरी बात मैंने कहा था सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तो देखो 2 सेलेक्टेबल मार्कर आपको दिख रहे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन प्रतिबंध और टेट्रासाइक्लिन प्रतिबंध, ठीक है। चौथी बात मैंने आपसे कही थी कि क्लोनिंग साइट होना चाहिए, तो ये जो भी आपको रेड और ब्लू कलर से दिख रहा है ये सब क्या है? क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट मतलब वह जगह है जहां पे आपके प्लाज्मिड को काटा जाएगा, और काट करके हम क्या डालेंगे? अपना कोई भी डिजायर्ड DNA डालेंगे। मान लो ये सब क्या है? ये एक तरह के आपके प्रतिबंधन एंजाइम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। और इसका कहने का मतलब, क्लोनिंग साइट का मतलब है कि ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यहाँ काटेगा, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यहाँ काटेगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ काटेगा, ये वाला यहाँ काटेगा, ये वाला यहाँ। इसका दिखाने का बस इतना मतलब है, ठीक है। ये सब क्या है? क्लोनिंग साइट है, जो आपको बीच बीच से ऐसे काटते हुए दिख रहे हैं ना, ये क्लोनिंग साइट है कि यहाँ से काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी तहाँ से काट दो, ऐसा नहीं होता, कोई एक फिक्स जगह होती है, वहाँ से काटा जाता है, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पे इतनी फिक्स जगह है, यहाँ इतने जगहों से इसे काट सकते हैं। और काटने वाले एंजाइम का भी नाम दे रखा है, BAM-H1, SAL1, PST1, PUV1, ठीक है। ये सारे क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि कहाँ काटेंगे? यहाँ पे काटेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे काटेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो थोड़ा सा और समझो। मान लो आपने डिजायर्ड DNA को EcoR1 नाम के प्रतिबंधन एंजाइम से काटा था। जब इस प्लाज्मिड को PBr322 को EcoR1 से काटोगे तो कहाँ कटेगा? देखो देखो, EcoR1 कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे कटेगा वो, ठीक है। अगर डिजायर्ड DNA को हमने काटा था BAM-H1 से, ठीक है, तो यहाँ पे भी किससे काटना पड़ेगा? BAM-H1 से। तो देखो BAM-H1 कहाँ है? यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे काट देगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास जगह है जहाँ पे इसको काटा जा सकता है। प्लाज्मिड वेक्टर को जहाँ जहाँ पे काट सकते हैं हम, वो सारी जगह आपको दिख रही हैं। ये ब्लू कलर वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह आपको ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट सकते हो, ठीक है। किससे काटना है वो डिपेंड करेगा। मान लो PUV1 से काट रहे हो तो यहाँ पे कटेगा, इससे काट रहे हो तो यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो ये काटने वाले जो जगह है उसी को हम कह रहे हैं क्लोनिंग साइट, और जिससे काट रहे हैं वो आपका क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप हैं जो इस जगह पे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें आप एक बार नोट करो, फिर आगे की कहानी थोड़ी सी और बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे सेलेक्टेबल मार्कर ने छांटने में मदद की वो समझते हैं। पहले इसको छाप लो, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो मैं इन सारी चीजों को मिटा रही हूँ, जो भी मैंने आजू बाजू में लिखा है उस चीज को मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। रिप्रेसर भी लिख लेना, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर ROP होता है। चलो मैं इन सारी चीज को मिटा रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ थोड़ा सा और।
देखो, थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति था खुशदिल इंसान, उससे बालों वाला जीन निकाल करके किस में डाल रहे थे, वेक्टर से चिपका रहे थे, ठीक है। अगर मान लो ये कोई इंसान नहीं, ये कोई क्या है, बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये क्या है, बैक्टीरिया है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हम जीन निकाल सकते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और हम निकाल करके वेक्टर से चिपका रहे हैं और वेक्टर को भी किस में डाल रहे हैं, एक दूसरे बैक्टीरिया में डाल रहे हैं, अदर बैक्टीरिया, एक दूसरे बैक्टीरिया में डाल रहे हैं। तो इस बैक्टीरिया में डालने के बाद हमने पता कैसे चलेगा कि ये सही वेक्टर हमने डाला है कि नहीं डाला है, रिकॉम्बिनेंट वाला डाला है कि नहीं डाला है। रिकॉम्बिनेंट क्या था मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें डिजायर्ड डीएनए चिपका हो, उस वेक्टर को या उस संवाहक को हम रिकॉम्बिनेंट कहते थे। तो हमें पता कैसे चलेगा, इसी चीज़ के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में पता कौन देता है हमें, हमारे सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि यहाँ कौन कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, ये लेक्चर अगर आप समझ गए ना तो आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये सबसे टफ लेक्चर माना जाता है पूरी बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करो इसे। देखो, अब मुझे एक बैक्टीरिया से मैं डिजायर्ड जीन निकाल रही हूँ और कहाँ डाल रही हूँ, दूसरे बैक्टीरिया में, किसके थ्रू, एक संवाहक यानी वेक्टर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं वो हमारा यही वाला वेक्टर है, कौन सा, PBr322, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी बैक्टीरिया से जीन निकालना है, क्या निकालना है, डिजायर्ड जीन, क्या निकालना है, डिजायर्ड जीन यानी वांछित जीन हमको निकालना है। एक मिनट, हमको क्या निकालना है, डिजायर्ड यानी वांछित जीन निकालना था। तो हमने लो भाई वांछित जीन निकाल लिया। मान लेते हैं हमने क्या कर लिया, ये हमारा एक वांछित जीन है जो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये मान लेते हैं हम डीएनए, डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हमें इसको कहाँ चिपकाना है, वेक्टर पे चिपकाना है, और वेक्टर हमारा कौन है, PBr322, ये क्या है, हमारा वेक्टर है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जीन को निकालने के लिए हमने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है वो है BAM-H1। तो प्लाज्मिड को भी किससे काटोगे, BAM-H1 से। BAM-H1 कहाँ कट लगाता है, यहाँ पे कट लगाता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस चीज को काट देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे काट देंगे, और ये डीएनए ला करके यहाँ पे फिट कर देंगे। ये डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये काम हमने किया है। यहाँ से डिजायर्ड डीएनए को BAM-H1 जीन से, BAM-H1 एंडोन्यूक्लियस से काट के डिजायर्ड जीन निकाला। तो प्लाज्मिड वेक्टर को भी किससे काटेंगे, BAM-H1 से ही काटेंगे। और BAM-H1 यहाँ काटता था तो मैंने यहाँ काट करके इस डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया। कौन से एंजाइम से, डीएनए लाइगेज से, डीएनए लाइगेज के मदद से मैंने जोड़ दिया। और इसी को हम कह देते हैं पुनर्नियोजन हो गया। लेकिन अब पता कैसे लगाएं कि पुनर्नियोजन हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें दिखता तो नहीं है। ये अभी तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन लैब में जब आप ये काम करते हो तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो पता कैसे लगाएंगे, सुनना, एक मिनट। देखो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मतलब ये था कि ये जो PBr322 है, ना वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से मरता था, ना वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से मरता था। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दो तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल तरह का प्लाज्मिड था। देखो, ये बैक्टीरिया नहीं कह रही, लेकिन प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में मिलते हैं ना। तो ये स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड था जो ना कि एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में मरता था, ना ही टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में मरता था, ठीक है। इसलिए कहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यानी एम्पिसिलिन के लिए प्रतिबंध है, यानी कि एम्पिसिलिन में नहीं मरेगा ये, ठीक है। और ये क्या, टेट्रासाइक्लिन में भी नहीं मरेगा। यानी अगर PBr322 को एम्पिसिलिन में डाल दो या टेट्रासाइक्लिन में डाल दो, वो तब भी जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन जब आपने उस पर एक नया जीन चिपका दिया, जब डिजायर्ड जीन चिपका दिया, तो उसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को आपने काट डाला। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला ये ब्लैक कलर का जीन था, उसको आपने काट करके क्या किया है, इसको चिपकाया, डिजायर्ड डीएनए को चिपकाया है। तो क्या अब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस रह गया? नहीं, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेजिस्टेंस नहीं है। यानी इस वाले को, जो कि आपका रिकॉम्बिनेंट है, अब आप इसको टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो क्या वो ग्रो कर पाएगा या मर जाएगा? बताओ मुझे। मर जाएगा, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो हम जान जाएंगे, अच्छा, जिसमें हमने ये जो डिजायर्ड डीएनए डाला था वो टेट्रासाइक्लिन में नहीं जिंदा रह रहा,
मर जा रहा है, यानी कि वही हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट वाला था। और इस तरह से हमने पहचान कर ली। अब कई लोग पूछेंगे मैम उसको तो मार दिया, फ़ायदा क्या हुआ इतना बनाने का? अरे बेटा पूरा सबको नहीं डाल देते हैं, थोड़ा सा निकाल के डालते हैं। एक जब पेट्री डिश होती है, लैब में एक कटोरा होता है, उस कटोरे को लैब की भाषा में पेट्री डिश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेट्री डिश। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पेट्री डिश। पेट्री डिश कहते हैं, इस तरह का कटोरा होता है लैब में। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारों पे एक साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा निकाल करके हम टेट्रासाइक्लिन में डाल के देखेंगे जिंदा रह रहा है कि मर गया। अगर मर गया तो जान लो आपका ये जो कटोरे में सारे के सारे हैं वो क्या हैं आपके, वो आपके रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, पुनर्नियोजित वाले हैं, यानी जिस पे ये जीन चिपक चुका है। अगर ये जीन नहीं चिपका होता तो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में वो मरते नहीं। टेट्रासाइक्लिन वाला जीन देखो हमने काट दिया, ब्लैक कलर का काट करके हमने ये लाल वाला लगा दिया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, यानी अब वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें अभी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लाइन बाय लाइन लिखवाती हूँ मैंने क्या कहा, फिर आपको एक समरी दूंगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, और मैं एक लाइन में आपको लिखवाने भी जा रही हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटाती हूँ और फिर आपको लाइन बाय लाइन आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, चलो देखो, लाइन बाय लाइन एक एक चीज को लिखेंगे। ठीक है, PBr322 क्या था? एक वेक्टर था, प्लाज्मिड था जो हमने बनाया था। ठीक है, तो आप लिखोगे PBr322 हैज, मतलब उसके पास होता है 2 सेलेक्टेबल मार्कर, 2 सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, उसके पास 2 वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। कौन कौन से? होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। चिंता मत करो, मैं हिंदी में भी लिख दूंगी। ठीक है, PBr322 हैज सेलेक्टेबल मार्कर, कौन कौन से? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। if we cut PBr322 at BAM H1, अगर BAM H1 पे काटते हैं तो याद करो BAM H1 पे कौन सा रेजिस्टेंस था? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, देन वी डैमेज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ऑफ PBr322, hence when desired gene is added, PBr322, कौन सा वाला PBr322? रिकॉम्बिनेंट वाला। ठीक है, do not grow on tetracycline एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबायोटिक। मतलब समझते हैं एक बार, PBr322 के पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अगर हम उसको PBr322 को BAM H1 जो एंडोन्यूक्लियस है उससे काटते हैं तो क्या होगा? हमने टेट्रासाइक्लिन को डैमेज कर दिया, क्योंकि याद करो BAM H1 कहाँ था? टेट्रासाइक्लिन वाले सेलेक्टेबल मार्कर पे था। उसे अगर हम इससे टेट्रासाइक्लिन को डैमेज कर देते हैं BAM H1 पे काट करके, तो क्या अब वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा और वहां पे क्या होगा? वो मर जाएगा। दे कैन नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो काटे हो किस लिए? जीन को चिपकाने के लिए। तो जीन चिपक गया, यानी कि आपका क्या था? वो रिकॉम्बिनेंट था। तो रिकॉम्बिनेंट वाला आपके टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे ग्रो नहीं करेगा अगर आपने BAM H1 पे काटा है तो। ठीक है, इसी बात को मैं हिंदी में भी लिख ले रही हूँ। जब तक मैंने समझाया आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसी बात को हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। ठीक है, चलो PBr322 के पास 2 वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं, योग्य
चिन्हक होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ टेट्रासाइक्लिन प्रतिबंधन। दूसरा होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर PBr 322 को बाम H1 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काट कर वांछित डीएनए को जोड़ते हैं तो PBr 322 का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, यानी रिकॉम्बिनेंट PBr 322। रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें हमने वांछित डीएनए को चिपका दिया है। रिकॉम्बिनेंट को हिंदी में कहते हैं पुनर्योजित PBr 322 टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पर जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, PBr 322 के पास 2 वर्णयुक्त चिन्हक होते हैं, टेट्रासाइक्लिन R, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। बाम H1 पे काटोगे तो बाम H1 टेट्रासाइक्लिन को काट देता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन पे होता है तो टेट्रासाइक्लिन कट जाएगा। टेट्रासाइक्लिन जब कट गया तो क्या अब ये टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर पाएगा? नहीं। टेट्रासाइक्लिन अगर डालोगे तो ये वाला प्लाज्मिड मर जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बाम H1 पे काट करके वांछित डीएनए को वहां जोड़ा है, अगर वास्तव में जुड़ गया है तो क्या वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगा? नहीं, ठीक है। आपके पास 2 सैंपल है, एक में टेट्रासाइक्लिन, एक में क्या हो गया है वांछित डीएनए जुड़ा हुआ है, दूसरे में नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता किस में जुड़ा है किस में नहीं जुड़ा है। तो दोनों में से आप थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालोगे और टेट्रासाइक्लिन उस पर डालोगे। अगर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर रहा है यानी कि वो पुनर्नियोजित नहीं है, अगर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर रहा है यानी कि वो पुनर्योजन हुआ है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगाते हैं कि PBr 322 वाला जो आपका प्लाज्मिड था वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा, अगर नहीं हुआ होगा तो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगा, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी बातें थी हमारी PBr 322 के लिए। ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, बहुत लगता है कि बहुत तामझाम वाली प्रोसेस है, इसीलिए हम दूसरा प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं PUC8, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसमें इतना तामझाम नहीं है, उसमें बहुत आसानी से काम हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस PBr 322 समझो, कल हम समझेंगे PUC8 के बारे में कि उससे कैसे काम होता है। इसमें तो हमें बहुत झंझट करनी पड़ रही है, थोड़ा सा निकाल करके चेक करना पड़ रहा है, मर जा रहा है यानी कि वो हुआ है पुनर्योजन हुआ है उसमें, अगर नहीं मर रहा है तो नहीं हुआ है। बड़ा झंझट वाली प्रोसेस थी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस लोगों ने सोचा कि इसका और क्या कर सकते हैं जिससे आसानी से हमारा काम हो जाए, तो वो प्रोसेस होगी आपकी PUC8 वाली। PUC8 जब प्लाज्मिड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था आपका PBr 322 का काम, ठीक है। एक बार डायग्राम के थ्रू मैं फिर से आपको समराइज कर देती हूँ, डायग्राम से हमें जल्दी समझ में आता है ना। आप ये नोट कर लो, फिर मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा देती हूँ हमने किया क्या आज, ठीक है। चलो मिटा रही हूं मैं इसे। देखो एक छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं हमने किया क्या। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति था जो बहुत खुश था, उसके बालों वाला जीन था और उससे हम क्या निकालते थे, डिजायर्ड डीएनए निकालते थे, यानी वांछित डीएनए
निकालते थे। अब मैं मान रही हूँ कि मान लो ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये कोई बैक्टीरिया था। ये क्या था? कोई बैक्टीरिया था, कोई जीवाणु था, ठीक है। बैक्टीरिया यानी क्या है? जीवाणु है। इस जीवाणु से क्या किया मैंने? डिजायर्ड डीएनए निकाल लिया। मान लेते हैं इस डिजायर्ड, देखो पहले डीएनए निकालते हैं ना, उसका डीएनए निकालते हैं, फिर डीएनए को काटते हैं डीएनए को। काटते किससे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो मान लेते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था BAM-H1। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने क्या लिया? BAM-H1 नामक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने लिया, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस लिया, और इससे इसको काटा। काटने के बाद हमें क्या मिल गया? काटने के बाद हमें मिल गया डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए हमारा कैसा है? ऐसा दिखता है मान लो, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए मिल गया। अब हमने क्या किया? हमने कोई दूसरा क्या लिया? कोई दूसरा जीवाणु लिया, ठीक है। ये जीवाणु लिया हमने, मान लो हमने 2 लिए हैं, ठीक है। जीवाणु लिया जो कि क्या है? परपोषी की तरह काम कर रहे हैं। वहां बिना बालों वाला व्यक्ति क्या होता था? परपोषी। यहाँ पे हमने 2 जीवाणु मान लिए जो कि क्या है? परपोषी हैं, और इसके अंदर हमें डिजायर्ड डीएनए ले जाना है। तो हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल कर रहे थे PBr322, ठीक है। 3 जीवाणु ले लो, तीनों का कंडीशन ले लेते। PBr322, ठीक है। ये दूसरा PBr322, ठीक है। ये 2 PBr322 हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। हमने क्या लिया? ये एक PBr322 और दूसरा ले लिया, दूसरा PBr322। ये क्या है? हमारा वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। PBr322 ये क्या है? वेक्टर प्लाज्मिड की तरह काम कर रहा है। वेक्टर ही तो डिजायर्ड डीएनए को, संवाहक ही तो डिजायर्ड डीएनए को कहाँ ले जाता है? परपोषी तक ले जाता है। ये दोनों क्या है? संवाहक हैं, यानी कि वेक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है, मान लो ये वाला जो डिजायर्ड डीएनए था वो इस वाले को भी BAM-H1 से हमने काटा। तो BAM-H1 बताओ कहाँ काटता है? टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे। टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे जाके चिपक जाता है। सोचो ये क्या था? ये था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके क्या जुड़ गया? BAM-H1। तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस रह गया? नहीं। लेकिन मान लो इसमें नहीं जुड़ा है, क्या ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है? हाँ। तो अगर ये वाला, मान लेते हैं ये वाला किस में गया? इस वाले जीवाणु में गया, ठीक है। और मान लेते हैं ये वाला इस वाले जीवाणु में गया, और इस वाले जीवाणु में कुछ भी नहीं गया, ठीक है। तो बताओ ये वाला जीवाणु क्या टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। लेकिन ये देखोगे एम्पीसिलिन पे ग्रो कर लेगा, क्योंकि एम्पीसिलिन का जीन इसके पास है, ठीक है। तो इसमें अगर डालेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा, लेकिन एम्पीसिलिन पे ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इस वाले में बताओ, इस वाले में तो दोनों जीन सही सलामत है, तो ये टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो करेगा, एम्पीसिलिन पे भी ग्रो करेगा। इस वाले में तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो ये दोनों पे नहीं ग्रो करेगा, ना टेट्रासाइक्लिन पे ना एम्पीसिलिन पे। तो इस तरह से आप छांट लोगे कि जो सिर्फ एम्पीसिलिन पे ग्रो करे वो हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेंट वाला है, ठीक है। इस तरह से छांटने की प्रोसेस होती है। ये जो हमारा ये वाला गया है, जो टेट्रासाइक्लिन को काट दिया है, वो वाला हमारा क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन पे नहीं ग्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ ग्रो करेगा? एम्पीसिलिन पे। और यही वाला जीवाणु हमें चाहिए, ठीक है। यही वाला जीवाणु क्या चाहिए? हमें चाहिए। और इसी को हम क्या मान लेते हैं? हमारी बायोटेक्नोलॉजी सफल हो गई है, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात होती है, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं डालते, हम किसी मेथड से डालते हैं। कोई प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से हम जिसकी वजह से हम इस वेक्टर को अंदर डाल सकें। वो प्रोसेस क्या होगी? आगे हम पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। तो ये तो बात हो गई PBr 322 की। इसके बाद हम देखेंगे PuC8 अपना काम कैसे करता है। यहाँ पे तो हमें मरना जीना ये सब देखना पड़ रहा था, वहाँ पे कलर के आधार पे हमें देखना होगा। ठीक है, सोचो अगर ये जाते ही इसका रंग बदल जाए तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, हमको ये मारने वाली झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो PuC8 में हम वही काम करते हैं कि ये डालते ही क्या हो जाएगा, इसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी आपकी PBr 322 की। आगे देखेंगे हम PuC8 के बारे में, जिसमें वेक्टर डालते ही क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। ठीक है, और रंग बदल जाएगा तो हमें ये सारी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो PBr 322 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके आधार पे होता है, सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि आपके क्या होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बाम H1 पे काटने से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया और वो पुनर्योजित जो आपका वेक्टर था वो आपका किसी भी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात थी आपके PBr 322 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में PuC8 के साथ। ठीक है, तो आप इतनी बातें नोट कर लो, एक बार आप फ्लो चार्ट बना लेते हो तो आपको समझ में आ जाती है चीज़ें हुआ क्या है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।